अब बात करेंगे अंग्रेज़ों द्वारा की गई सबसे बड़ी मेहनत पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे पहले तो ये बात कि एक बहुत भारी भरकम एक्ट था। 321 प्रोविजंस, 321 प्रोविजंस, 10 स्केड्यूल्स हमें देखने को मिलती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब वो बनकर तैयार हुआ 395 प्रोविजंस, 321 और 395 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ 10 स्केड्यूल्स इसमें थी। स्केड्यूल्स मतलब लिस्ट, बाद में जो सूचियाँ, जो लिस्ट जोड़ देते हैं हेल्प के लिए। आज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो उसमें 8 स्केड्यूल्स हमें मिली। आज के टाइम में इसमें 12 स्केड्यूल्स हैं, 12 सूचियाँ हैं। तो कितनी सिमिलैरिटीज़ थी? 321 प्रोविजंस, 395 प्रोविजंस, 10 स्केड्यूल्स, 8 स्केड्यूल्स। और आप ये देखेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही रहा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसका पूरा बेस रहा। कुल मिलाकर अगर कभी आपको मौका मिले इस एक्ट को पढ़ने का तो आप ये देखेंगे कि 70 to 80% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, बस नाम बदल दिए गए हैं। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊँ, शुरू के जो 4 प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शुरू के 4 प्रोविजंस स्टेट के बारे में हैं कि भाई पहला नाम बताता है इंडिया, दूसरा बताता है कि भाई नए स्टेट्स जोड़े जा सकते हैं, तीसरा बताता है कि जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज में चेंज किया जा सकता है, और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो बेसिकली जिस सीक्वेंस में है ये 4 लगभग उसी सीक्वेंस में है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बात की गई थी, क्वीन की बात की गई थी, वाइसरॉय की। इस तरीके से ही सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो कुछ एक चीज़ें छोड़ दें, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हम कहते हैं हमने आयरलैंड से लिए, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे वो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह थे जो कि गवर्नर को दिए जाने, जो स्टेट्स के गवर्नर थे उनको दिए जाते थे कि आप अपने स्टेट्स को किस तरीके से चलाएंगे, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे इमरजेंसी की बात हो, कुछ भी आप सोच लीजिए, कुछ भी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो अंदर के कंटेंट है उसको छोड़ के जो भी आप सोच सकते हैं वो लगभग चाहे फाइनेंशियल रिलेशंस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो, चाहे एग्जीक्यूटिव रिलेशंस हो, चाहे इमरजेंसी हो, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ छोड़ दीजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जुड़े। तो सारी चीज़ें लगभग इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जैसे ही है। तो फिलहाल यहाँ हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वही बात करेंगे जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसने बात करी फेडरेशन की कि भाई एक फेडरेशन, इस एक्ट ने बताया कि हम एक फेडरेशन बनाएंगे जिसमें तीनों चीज़ें होंगी, ब्रिटिश इंडिया भी होगा, प्रिंसली स्टेट भी होगा, और जो हाई कमिश्नर है वो भी होंगे। ब्रिटिश इंडिया और हाई कमिश्नर वाले जो स्टेट्स थे उनका जोड़ना इसमें मैंडेटरी था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात रखी गई कि एक फेडरेशन बनेगा ब्रिटिश इंडिया और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको मिलाकर। कंडीशन भी रखी गई थी, कंडीशन ये रखी गई थी, कुल मिलाकर 104 सीटें थी जो प्रिंसली स्टेट से भरी जानी थी। ये कंडीशन रखी गई थी कि 104 ये जो सीटें हैं, 104, थोड़ा सा टेक्निकलिटी है कि ये फेडरेशन तभी बनाया जाएगा, ये जो फेडरेशन की कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में है, ये फेडरेशन तभी बनाया जाएगा यदि इतने प्रिंसली स्टेट हमारे साथ आ जाते हैं कि 104 सीटों में से कम आधी सीटें इलेक्ट की जा सके और कम से कम हाफ पॉपुलेशन जो है वो आ जाए। ये कंडीशन रखी गई थी। 2 कंडीशन क्या थी कि एक तो कम से कम इतने प्रिंसली स्टेट्स आ जाएं साथ में कि भाई आप 104 सीटों में से जो है आधे से ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट कर सके, साथ ही साथ उन प्रिंसली स्टेट्स की पॉपुलेशन इतनी हो कि कलेक्टिवली वो 50% से ज़्यादा हो, तभी तो भाई आप कहेंगे कि आप मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फेडरेशन तब जो है एंटर करता, तब अस्तित्व में आता अगर ये प्रिंसली स्टेट्स जो हैं इस कंडीशन को मान लेते, लेकिन उन्होंने ये माना नहीं क्योंकि इन पे ये फोर्स नहीं था। जब माना नहीं तो फेडरेशन हमें देखने को मिला ही नहीं, और इसीलिए हम ये भी कहेंगे कि ये अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत थी जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इतने सारे प्रोविजंस बनाने के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त काम करना पड़ेगा और फ़ायदा कुछ ना हो। तो कुल मिला के हमें एक फेडरेशन देखना था जो एंड तक हमें देखने को नहीं मिला। और इसमें ये था कि भाई एक प्रोविंशियल लिस्ट होगी, जो हम कह रहे हैं कि भाई हमें 3 तरीके की लिस्ट देखने को मिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 7th जो स्केड्यूल है उसमें तीनों लिस्ट हैं, ये यहाँ से ही हमने लिया। यहाँ पर तीनों की बात होती है कि भाई एक
सेंट्रलिस्ट होगी जहाँ पे 59 सब्जेक्ट्स थे, दूसरी प्रोविंशियल थी 54 सब्जेक्ट्स थे, तीसरी कॉन्करेंट थी जहाँ पर 36 सब्जेक्ट्स थे। इसके बाद बचता है रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी पावर मतलब आपने सारे काम कर दिए कि भाई घर का पोंछा ये लगाएगा, चिंटू लगाएगा, घर की साफ सफाई बाकी सब सफाई मिंटू करेगा, घर के बल्ब जो है वो अंकित बदलेगा, घर के दरवाजे जो है वो अनिकेत साफ करेगा। ये सारी चीज़ आपने लिख दी, लेकिन बच गया कुछ चीज़ मच गए, नहीं सोच पाए आप कि भाई कल को इंटरनेट आएगा, इंटरनेट किसकी जिम्मेदारी, हमने तो लिखा ही नहीं। तो ये हो गए रेजिडुअरी पावर, बची हुई चीज़ें। तो बची हुई चीज़ें जो है वो वाइस रॉय के हैंड में थी। ये फेडरेशन इस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाना था। इसके बाद इन्होंने बोला प्रोविंशियल डायरकी जो है इसको खत्म करने की बात कर दी, क्योंकि हमने देखा साइमन कमीशन यही रिकमेंड कर रहा था कि भाई डायरकी ये फजीता है, काम ठीक तरीके से कर नहीं रहा है, आप इसको जो है खत्म करें। जो कमीशन बनाया गया था डायरकी के लिए देखने के लिए, तो इसने क्या करा, प्रोविंशियल डायरकी जो है इसको खत्म कर दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर दी कि अब आप फ्री हैं अपने स्फेयर में नियम कानून बनाने के लिए। जिस भी स्फेयर में आप काम करते हैं उस स्फेयर में आप फ्री हैं अपने नियम कानून बनाने के लिए। और ये बोल दिया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई पूरे तरीके से कि मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के, और जो गवर्नर है वो मिनिस्टर्स की एड से ही नियम कानून बनाएगा, जो हमने देखा जिसकी रिकमेंडेशन साइमन कमीशन ने करी ही थी। तो प्रोविंशियल डायरकी खत्म होती हुई हमें यहाँ दिखाई देती है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये डायरकी पूरी तरीके से खत्म नहीं करी, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी सेंट्रल लेवल पर कि एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो है गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेल्प से करेगा ट्रांसफर सब्जेक्ट, वही जो हमने पीछे देखा। इसके साथ साथ इसने बात करी प्रोविंशियल बाई कैमरलिज्म की। इससे पहले बात हो चुकी थी बाई कैमरलिज्म की, लेकिन वो हुई थी सेंट्रल लेवल पर। अब कहाँ पर हो रही थी, अब बात हो रही थी 6 असेंबलीज में, बिहार, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस। यहाँ पर ये बाई कैमरलिज्म जो है हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो पावर थी दूसरे हाउस की वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं थी। बहुत ये हमें आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। यूपीएससी में अक्सर सवाल आ ही जाता है कि भाई राज्यसभा को खत्म कर देना चाहिए या नहीं, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के पर्सपेक्ट से कि ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है, एक्चुअल पावर्स तो इनके पास कुछ है भी नहीं। ठीक इसी तरीके से इनकी पावर्स भी जो है बहुत लिमिटेड थी। और जो कम्युनल अवार्ड रामसे मैकडोनाल्ड ने जिसकी बात करी थी, वो यहाँ पर हमें उसके प्रोविजंस दिखाई देते हैं जब विमेंस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, लिबरल्स के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है, जिसकी वजह से गांधी जी जो है वो अनशन कर रहे थे यरवाड़ा जेल में। वो जो अवार्ड में बोला गया वो सारे जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ जो वोटिंग राइट्स थे वो लगभग 10% ऑफ पॉपुलेशन को दे दिए गए। ये एक बड़ी चीज़, एक बड़ा बदलाव होते हुए दिखाई देता है। हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की मांग कर रहे थे आपसे नहीं, बहुत पहले से। 1895 के आसपास स्वराज जो बिल उस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट आया जिसको बोला गया कि ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। हालांकि उसके बारे में जो है इंश्योर नहीं किया जा सकता कि वो किसने लिखा। एनी बेसेंट बोलती हैं कि क्योंकि इसका नाम स्वराज से रिलेटेड था तो इसलिए ये बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है। तो वहाँ पर भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात होती थी, तो वहाँ पर भी इक्वालिटी की बात होती थी कि सबको, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अमेरिका तक के पास उस समय इक्वल राइट्स नहीं थे, लेकिन हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे लिए सब बराबर है। तो यहाँ पर अभी भी जो फ्रेंचाइजी है वो वोटिंग राइट्स जो है कुछ एक 10% लोगों को ही दिए गए थे। इसके साथ साथ इसने बात करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसके साथ साथ इसने बात करी 3 कमीशंस की। ये जो 3 कमीशंस हैं बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 315 कि भाई सेंट्रल कमीशन और जॉइंट कमीशन और स्टेट कमीशन, तो ये 3 कमीशन इस एक्ट ने बात करी। आरबीआई की जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ इसने बनाया फेडरल कोड। जब आप फेडरेशन बनाएंगे तो फेडरल कोड भी बनाएंगे। फेडरल कोड क्या करेगा, फेडरल कोड के जो प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलते हैं, जहां हम उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से, आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की पावर पढ़ेंगे, वहां आप देखेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। वो जो स्टेट्स और फेडरेशन या 2 स्टेट्स के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको कौन सुधारेगा, उसको कौन देखेगा, उसको फेडरल कोर्ट ही तो देखेगा। अगर आपने फेडरेशन बनाया है, कुछ एक स्टेट, फेडरेशन क्या होता है, जब कुछ एक स्टेट्स मिलकर आते हैं, एक बड़ा स्टेट बनाते हैं। अमेरिका में इतने सारे स्टेट्स मिलकर आए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाए। यूनाइटेड एक साथ स्टेट्स, सारे स्टेट्स अमेरिका के एक साथ आए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
तो ये फेडरेशन बनकर तैयार हुआ। यहाँ एक फेडरल कोर्ट होगी जो दो स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होगा उसको वो फेडरल कोर्ट देखेगी। स्टेट के और फेडरेशन के बीच में जो डिस्प्यूट होगा उसको फेडरल कोर्ट देखेगी। तो यहाँ पर फेडरल कोर्ट की भी बात हुई। आर्टिकल 135 135 में हमारे फेडरल कोर्ट की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जारी है। याद करने की जरूरत नहीं है आर्टिकल 135, सिर्फ इसलिए बहुत इजीली याद हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ 1935। आर्टिकल 135 वेरी इजी, बहुत इजी, जरूरत नहीं है आपको, कोई भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक एक्स्ट्रा मार्क्स शायद आपको कभी जरूरत पड़े तो दिला दे। इसके बाद इसने क्या करा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसकी काउंसिल जो थी वो खत्म कर दी गई। इसकी जगह आए कुछ एक एडवाइजर्स। तो कुल मिलाकर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे 321, लेकिन हम यहाँ पर अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं बुक के नज़रिए से। जब हम एडवांस कोर्स की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताएंगे।